नमस्कार। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय तथा पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग सेंटर रामानुजन महाविद्यालय द्वारा सिनेमा, समाज और शिक्षा विषय पर आयोजित इस 2 साप्ताहिक रिफ्रेशर कोर्स के 11वें दिन के पहले सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे वक्ता भारतीय रंगमंच के शलाका पुरुष, शिक्षाविद, अभिनेता पद्मश्री राम गोपाल बजाज जी हैं। ये हम सब के लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए और हम सभी प्रतिभागियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज पद्मश्री राम गोपाल बजाज जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनसे बात करेंगे और उनसे रंगमंच और फिल्म की बारीकियां सीखेंगे, जानेंगे। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी से आग्रह करता हूं कि वे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शब्दगुच्छ से राम गोपाल बजाज जी का स्वागत करें। सर नमस्कार। मेरे लिए आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर राम गोपाल बजाज जी इस रिफ्रेशर कोर्स की संयोजिका डॉक्टर विनीता तुली, डॉक्टर श्रीधरम, हमारे सभी प्रतिभागी मित्र, मैं आप सबकी तरफ से, कॉलेज की तरफ से, अपनी आयोजन समिति की तरफ से, सबकी ओर से पद्मश्री प्रोफेसर राम गोपाल जी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये गर्व का क्षण है कि मैं इस रिफ्रेशर कोर्स में प्रोफेसर राम गोपाल बजाज जी को बुला सका। मैं इसलिए ऐसा मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रहते हुए, वहां अध्यापन करते हुए, प्रोफेसर रहते हुए न जाने कितने रंगमंच और भारतीय सिनेमा के उम्दा कलाकारों को गढ़ा और बनाया है, वो फिल्मों में अब भी भूमिकाएं करते हैं, निर्देशन करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। आप सब उनसे ही सुनेंगे। उस व्यक्ति को, उससे सुनना, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक पल है, जिसने अपने जीवन के लगभग 60 साल को सिनेमा, अभिनय, निर्देशन और रंगमंच को दिया और उसको जिया है। उनके अनुभवों से रूबरू होना यह एक अद्भुत क्षण है, एक अद्भुत अनुभूति है। मैं तो स्वयं अभिभूत हूं। और 90 के दशक में एक बार जब मैं स्टूडेंट यूनियन का एडवाइजर था, मैं प्रिंसिपल नहीं था उस समय, तब भी मैंने एक बार सर को आमंत्रित किया था कॉलेज में, और एक कार्यक्रम में एक उद्घाटन एक प्रोग्राम का इनसे करवाया था। सर को पता नहीं याद है कि नहीं। तो अब वो 90 से लेकर के 2021 में इस महामारी के दौर में और हम खड़े हैं, हम सब उनके नाम और काम और उनके यश और उनकी कीर्ति से वाकिफ हैं। उन्होंने क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, हर भाषा में एकाधिकार रूप से काम किया है, और उनकी कृतियों को हम सब जानते हैं। नसरुद्दीन शाह हो या ओमपुरी हो, ऐसे बहुत कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, जिनको इन्होंने बनाया है। तो वो आज उनसे परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर के सोसाइटी और एजुकेशन पे क्या इसका इम्पैक्ट है, इसको जानना और समझना एक
दिलचस्प वाकया होगा। सर, आपने हमारे कॉलेज को, सब हमारे प्रतिभागियों के लिए समय निकाला। मैं हृदय से और बड़ी विनम्रता से कॉलेज के प्राचार्य होने के नाते आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे और हमारे संस्थान को यूं ही मिलता रहेगा। आपका पुनः स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधरम जी। धन्यवाद सर। वैसे तो राम गोपाल बजाज जी का परिचय पूरा देने के लिए एक पूरी किताब कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पर बहुत संक्षेप में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करना चाहूंगा। पद्मश्री राम गोपाल बजाज जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा बिहार के निर्मली और दरभंगा में प्राप्त की और फिर 1965 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वे ग्रेजुएट हुए। आप 1977 ईस्वी में एनएसडी के फैकल्टी बने और 1988 से 1994 के बीच एनएसडी रिपर्टरी कंपनी के प्रमुख रहे। 1995 से 2000 के बीच आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर निदेशक रहे और इस बीच आपने अनेक रंग प्रयोग किए। भारतीय रंग महोत्सव, नेशनल थिएटर फेस्टिवल और नेशनल चिल्ड्रंस थिएटर फेस्टिवल, जिसे जश्न बचपन के नाम से जाना जाता है, इस सब की परिकल्पना आपने की, जिसकी गूंज हम आज भी सुनते हैं। आपने अनेक नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया है। निर्देशक के रूप में आपने जिन नाटकों में अनेक रंग प्रयोग किए, उनमें कुछ प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त, सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, कैद ए हयात, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, बहुत बड़ा सवाल आदि। घासीराम कोतवाल, तुगलक और अंधा युग जैसे नाटकों में आपने यादगार भूमिका निभाई है। आपने गिरीश कर्नाड के कन्नड़ नाटक तले दंड का हिंदी अनुवाद रक्त कल्याण नाम से किया और जिसका सर्वप्रथम निर्देशन इब्राहिम अलका जी ने किया था। फिल्मों में भी अपने अभिनय और निर्देशन से आपने अमिट छाप छोड़ी है। उत्सव और गोधूली जैसी फिल्मों के आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। चरित्र अभिनेता के रूप में प्रतिशोध, मैं आजाद हूं, मासूम, हिप हिप हुर्रे, मिर्च मसाला, चांदनी, अंतहीन, फायर आदि फिल्मों में आपने भूमिका निभाई है। 2005 में आई फिल्म परजानिया में आपके द्वारा की गई गुरु की भूमिका को भला कौन सिनेमा प्रेमी भुला सकता है। इसी वर्ष जैकी चान के साथ आपकी फिल्म द मिथ आई थी, जिसमें आपने यादगार भूमिका अदा की। वर्ष 2016 में डॉक्टर अमित सिंह के रूप में मैंगो ड्रीम्स और फिर जॉली LLB 2 में वकील रिजवी साहब की भूमिका में आप एक अलग रूप में दिखाई पड़े। रिश्तों का चक्रव्यूह जैसे कई टीवी धारावाहिक में भी आपने भूमिका निभाई है। आपको भारतीय रंगमंच में विशिष्ट योगदान के लिए 1996 में संगीत नाटक अवार्ड और 2003 में पद्मश्री की उपाधि मिली। मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान सहित अनेक सम्मान आपको मिल चुके हैं। आज आप परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी एंड एजुकेशन विषय पर हमारे बीच अपनी बात रखेंगे। हम गौरवान्वित हैं। सर, आपसे आग्रह है कि आप अपना वक्तव्य दें, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। माइक ऑन कर लें सर। हम माइक ऑन नहीं है। जी ओके, नमस्ते। जी, जी, आवाज आ रही है? जी आ रही हेलो। है। जी सर, आ रही है। अच्छी बात है। नमस्कार और
धन्यवाद। मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ आत्माराम नाम से जो विद्यालय हो, वो स्वयं हमें इस विषय पर आने में एक बृहत का अर्थ देता है। आत्मा ये शिक्षा, समाज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस विषय पर आने के क्रम में मैं प्राय आजकल भी, और मेरी आरंभिक शिक्षा जो निर्मली ग्राम में हुई थी और वहाँ का बचपन, उस संस्कार भूमि में काव्य और साहित्य, कथाएं घरों में सुनना सुनाना, उसकी परिपाटी थी। आज भी हर जगह अपने अपने ढंग से होगी। आज की जो दुरवस्था है उसके बारे में बाद में आया जा सकता है कि शायद ये हमारी समाज रचना में कहीं दोष है। इसके लिए मैं कभी-कभी, चूंकि ये वार्ता क्या पूरी तरह से हिंदी में है या हिंदी अंग्रेजी मिक्स है, क्या है, फिर बताएंगे? सर मिक्स करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। दोनों ही भाषाओं में आप बोलें सर। एक बहुत बड़े हमारे जमाने के चिंतकों में से नाम सुना होगा आपने, बर्टन रसल। बर्टन रसल ने अनेक विषयों पर बातचीत की है, चिंतन किया है, किताबें लिखी हैं। उसमें एक पुस्तक जिसका डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अनुवाद किया था, सत्ता और व्यक्ति, इंडिविजुअल एंड अथॉरिटी। समाज, शिक्षा, समाज, परफॉर्मिंग आर्ट्स या सिनेमा। तो शिक्षा किसकी? शिशु की, और प्राय मानव शिशु की। हम मानव शिशु के अलावा भी शिक्षण करते हैं। हम अपने आसपास के जो हमारे साथी जीव हैं, जिसमें गाय, भैंस, घोड़ा, श्वान, तोता इत्यादि हैं, वो कुछ सीख जाते हैं, कुछ हम लोग सिखाते हैं। लेकिन शिक्षा में जो भी शिक्षण हम करते हैं, अलग अलग परिपाटियां होंगी। उसके पहले जो शिशु को हम पालने में डालते हैं, और वह जो संसार में आकर के पहली बार इस वातावरण को देखता है, वस्तुओं को देखता है, रंगाकार को देखता है, ध्वनियों को सुनता है, उस समय यदि आप गौर से देखें, एक तो खैर उस शिशु की अवस्था, आंखें मिचमिची सी हो रही होती हैं, सिकुड़ा हुआ, और कभी-कभी यूं उछलने को, यूं तो ये जो उसमें विस्तार और संकुचन होता है, और विस्फारित नयन वह आसपास को देखता है, चाहे माँ हो या कोई दूसरे हों,
या कोई वस्तु हो या कोई खिलौना जो आपने लटका दिया हो, सब कुछ को देखता है। वो हर कुछ को जानना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आज आप और हम सिर्फ शुक्र और मंगल ग्रह के बारे में जो जानकारियां हमें शास्त्रों ने, धर्म ने, विज्ञान की पोथियों ने, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, कंप्यूटर चाचा ने जो दी हैं, मात्र उतना ही नहीं, एक जिज्ञासा है। और जिज्ञासा ही नहीं है, जिसको अथातो जिज्ञासा कहा गया है, उससे अधिक उस सब कुछ को से जुड़ने की अदम्य आकांक्षा लिए हुए जीव जन्म लेता है। जिस जीव में अभी हम ये नहीं कह सकते कि श्वान या बंदर या दूसरे जो थोड़े से विकसित जीव हैं, हमें यहाँ डार्विन को रेफर करना चाहिए, हमें फ्रायड को भी रेफर करना चाहिए, शायद बाद में समाज रचना में हमें नित्से और मार्क्स को भी रेफर करना चाहिए, चाहे हमें वैदिक ऋषि मुनियों और बाद के ऋषि चिंतनों को इंक्लूडिंग वाल्मीकि को भी हमें स्मरण करना होगा। सिनेमा जैसी चीज बहुत बाद में आती है। सबसे पहले हमें गुफाओं में जो गुफा मानव था, जिसके भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, उसमें डॉक्टर वाकणकर से एक बार मैं उज्जैन में मिला था, जो उन्होंने गुफा में आदमी के खींचे हुए पत्थर पर सबसे पहले क्या किया था मानव ने? कुछ लकीर खींचने की कोशिश की थी, अनुकरण करने की। अनुकरण, अनुसरण, नकल, ट्राइंग टू रिकॉर्ड, ये जो देख रहे हैं, जिसके प्रति हम जिज्ञासु हैं, उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश, और वो हमारी स्मृति में चला जाता है, और फिर उस स्मृति से आप लेकर आते हैं, और वह स्मृतियां ही कलेक्टिवली जब पुस्तकों में गई, आरंभ में श्रुति के माध्यम से, क्योंकि मौखिक परंपरा थी, लिखित अक्षर बहुत बाद में आया है। मैं जो विषय है उसके लिए मैं आवश्यक पा रहा हूं कि बिना इन बातों को सोचे हुए इस पर बात डायरेक्टली, कुछ लोग डायरेक्टली करेंगे, मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज के परफॉर्मिंग आर्ट से पिछल करके कहीं पीछे घुस गया हूं गुफा में। मैं उस घटना में, जिसको कुंवर जी ने कहा, पहला शब्द एक घटना थी, कुंवर नारायण जी की कविता की एक पंक्ति है। और हमारे यहाँ नाद ब्रह्म की बात की गई है, और वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी की बात की है कि सृष्टि कहां से आई। तो कुछ नहीं था, एक बिग, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, नाद हुआ,
और उस नाद से पदार्थ, मैटर पैदा हुआ और उसके बाद ये सृष्टि आई है, जिसको आप हॉकिंस की जो किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी चीज के बारे में सोचे बिना हम सिनेमा तो बहुत 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 बाद में आया है, लेकिन चूंकि बाद में आया है इसलिए वो उसको लाभ है कि वो सारी संस्कृति जो उसके पहले मानव ने चिंतन के द्वारा प्राप्त की, वो उसमें शामिल है, जुज है, संयुक्त है। जैसे आज जो बालक पैदा होता है वो अबोध तो अवश्य है, किंतु उसकी हड्डियों में, जिसको जेनेटिकली हम कहते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वो हमसे ज्यादा विकसित होना चाहिए ना, क्योंकि वो अब तक का जो भी विकास ह्रास मानव मन में, चिदाकाश में और उसकी जीन्स में है, उसको वो लेकर के पैदा हुआ है, वो उसमें बीजित है। इसलिए उससे जो वृक्ष होगा या उससे आगे का जो बीज होगा, प्रायः अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो पिछले बीजों से कहीं आगे होगा। कभी कभी थ्रोबैक भी होता है विकास के क्रम में। तो शिक्षा, बेटा आओ बोल बाबा 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 आ बाबा, तो क्या सिखाते हैं? शिक्षा का प्रथम चरण क्या है? जो मानव विकास के क्रम में आया, स्वर आ आ आ आ, तो वो आ तो यूं भी कर लेता है, वो तो यूं भी कर लेता है। आप सिखाते क्या है उसको? हम क्या सिखाते हैं? सोचा है? हम व्यंजन सिखाते हैं, बाबा बाबा पापा ताता ता ता ताता चाचा, अच्छा चाचा गया, चाचा गया, वो चाचा 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 गया। आप देखें कि ये स्वर मनुष्य प्राणी के अतिरिक्त प्राणी जगत में प्रायः अगर कोई सीख पाता है थोड़ा सा इससे भिन्न, तो तोता, पैरट। इसके अतिरिक्त कोई जीव नहीं है जो व्यंजन बोल सके। स्वर तो बोल लेता है, स्वर तो सबके पास है। तो मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि हमारे विकास क्रम में सबसे पहले पहला चरण, जहां से शायद सभ्यता का प्रथम चरण हुआ होगा, वह पहला व्यंजन जब पशु जीव ने उच्चरित किया होगा, वो सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, संप्रेषण कर सका होगा। मैं शायद बहुत उलझा तो नहीं रहा हूं बात को कि संप्रेषण और अभिव्यक्ति में थोड़ा अंतर है। अभिव्यक्ति तो जो गहन अनुभूति अनुभव होता है, तो पशु जीव सर्प भी फुंकारता है,
लेकिन मनुष्य दुर्भाग्यवश अभी तक फुंकारता भी है, हुंकारता भी है, किंतु यदि आशा है तो मात्र यह कि वह सिर्फ फुंकारता हुंकारता ही नहीं, वह चिंतन करता है, वह विचार को अभिव्यक्त नहीं संप्रेषित करता है। यह जो इतिहास है, यह मात्र सिनेमैटिक विजुअल या कि जिसको हम मानव का पहला चित्र प्रयास रेखांकन है, उसमें सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि वह क्षेत्र उस विस्तार का है जो इस सृष्टि का रहस्य है। हम सारी सृष्टि को नहीं जानते, हम पूरी तरह से ज्ञान को तो छोड़िए, अपने अज्ञान को भी नहीं जानते कि कितने का अज्ञान है हमें। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप्त वचन है, ये ऋषि मुनियों, चिंतकों, वैज्ञानिकों का ये है कि हम नहीं जानते कि जानने को कितना बचा है। तो यह क्षेत्र ऐसा है जो जिसकी ओर मैं एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि अब तक जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे सिनेमा में या रंगमंच के क्षेत्र में, उसमें भाव पक्ष, संघर्ष पक्ष, सामाजिक चिंतन पक्ष भी है, किंतु सृष्टि, अस्तित्व और विराट के प्रति जिज्ञासा और चिंतन, जो कि मूलतः दर्शन और विज्ञान का क्षेत्र मान सकते हैं, वह कला प्रशिक्षण के क्षेत्र में आना चाहिए, ताकि हमारी जो समाज की रचना है वह झुंड या रेवड़ जैसा समाज ना हो जाए, क्योंकि समाज तो बंदरों का भी रेवड़ होता है, बकरियों का भी रेवड़ होता है, वह भी समाज है। और मनुष्य प्राणी ने भी आरंभ में लगभग ऐसा ही समाज बनाया होगा। और दुर्भाग्य क्या ये नहीं है कि आज भी हम वैसे ही समाज रचना बनाना चाहते हैं, किसी विचार के आधार पर, किसी देश या राष्ट्र के नाम के आधार पर, या अपने अपने विश्वासों और आस्थाओं के नाम पर, और जिसके नाम पर हम सृष्टि के समस्त जीवों को मिटा देने में संकोच नहीं करते। हमने अणु परमाणु बम बना लिए हैं, और क्या पता कि अब जो बनाया है वह कीट बम नहीं है, जिससे हम कोरोना छोड़ कोरोना काल में आ गए हैं। तो ये एक इस सृष्टि की आदि जीव, यदि मनुष्य प्राणी अब तक के जाने हुए प्राणियों में तथाकथित सर्वाधिक विकसित प्राणी है, जो यहाँ इस कमरे में इस कंप्यूटर के सामने जो उसके ही किसी ने बनाया है, उनसे बातें कर रहा है, जो पता नहीं कहाँ हैं,
लेकिन लगता है कि हैं, और हैं तो लगता भी है, और संभव है कि बहुत कुछ दूसरे व्यक्ति या प्राणी या जीव या देवता या ब्रह्म जो लगता है कि है लेकिन हम प्रमाणित नहीं कर सकते कि है, फिर भी हो सकता है कि हो। तो उस पर कोई अंतिम चिन्ह तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उस विस्तार की ओर जाना, आत्मा के उस विस्तार की ओर जाना, ले जाना हमारी शिक्षा का, सोशियोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए, जो कि क्रमिक तौर पर मैंने अपने जीवन काल में इसको छीजते हुए पाया है कि हम हमारे बाल्यकाल में, हमारी किशोरावस्था में, कॉलेज में, चाहे वो दर्शन का विद्यार्थी हो या विज्ञान का, जिस तरह की प्रश्नाकुलता किसी और चीज के बारे में भी थी, उससे ज्यादा मैटर, पदार्थ, भौतिक, उपभोक्ता की तरफ हम अधिक आ गए हैं, और इसलिए हमारी कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट, सिनेमा, हमारे यहाँ जितना आर्ट है उससे कम वो व्यापार नहीं है, और बड़ी आसानी से जिन चीजों से मनुष्य को उबरने की शिक्षा चिंतकों ने, ऋषियों ने दी, उसी की ओर प्रवृत्त होने के लिए, उसकी ओर लालायित होने के लिए हम यदि मंच या सिनेमा के पटल से समाज को, दूसरे दर्शकों को अधिकाधिक ले जाने की कोशिश करें, तो वह एक टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन भ्रष्ट है। और भ्रष्ट वो टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो तो न्यूट्रल होती है। वो जो तंत्र है, वह जो मंत्र है, वह जो यंत्र है जिसको हमने आपने प्राप्त कर लिया है, उसको विचार और औदात्य, सब्लिमेशन, श्रेष्ठ का वर्ण करने की प्रेरणा कौन देगा? शिक्षा, संस्कार, वह जिज्ञासा जो हम आती हुई पीढ़ी में दे सकें, उसको दे सकें भाषा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, शब्द उस अक्षर के द्वारा जिसमें स्वर और व्यंजन अर्थात अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही हो। और इसलिए जब भारतीय रंगमंच की ओर जाएं तो देखेंगे कि वैदिक काल के बाद जिसको पंचम वेद कहा गया वो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में जहां रसों की कल्पना की गई तो मूल भावों के बारे में चिंतन किया गया। जो मूल भावों की तरफ चिंतन किया गया तो उसमें श्रृंगार रस भी है, लेकिन सर्वोच्च
करुण माना गया। दूसरे के दर्द से अगर नहीं जुड़ा, दूसरे की पीड़ा से नहीं जुड़ा, उससे तादात्म्य होता है और उससे जो हम बृहत्तर होते हैं, चाहे वो सीता का विरह हो, शकुंतला का हो, पुरुरवा का, उर्वशी का हो, या हम बाहर के नाटकों की बात कर लें या देवदास की कल्पना कर लें, तो वो किसी उर्दू शायर का है, मैं भूल रहा हूं नाम की, खंजर कहीं पर चले तड़पते हैं हम ए मीर, कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और ये दूसरे का दर्द महसूस करके उस पर आप अश्रुसिक्त होते हैं, अश्रुसिक्त होते हुए आप थोड़े बड़े हो जाते हैं और आपको आनंद भी प्राप्त होता है। यह जो पर दुख कातर शब्द है हमारे यहाँ, या गांधी के वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, या गुरु गोविंद सिंह को याद करें, सूरासो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबून छाड़े खेत। तो यह जो परपीड़ा के साथ, परजीव के साथ, दूसरी आत्मा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है, उसके दर्द के साथ, वो उस दुख के बावजूद उसको सुख कैसे दे जाती है। यह कौन सा शिक्षण है? यह बाल्यकाल में कैसे बालक कुछ और का अनुकरण करके खुश हो जाता है, बृहत्तर हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ये इनलार्जमेंट कला, शिक्षा, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो पेंटर रेखांकित करता है पहाड़ को, और यहाँ आप पहाड़ देखते हैं और ठीक वैसा पहाड़ नहीं देखते हैं, वैसा पहाड़ तो शायद आप बना भी दें विज्ञान के युग में, तो बना भी दें तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वह जो उसकी दृष्टि से रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जैसा वर्णन किया है, या कि प्रसाद ने, या कि दिनकर ने मेरे नगपति मेरे विशाल जिस भाव से संबोधित किया है हिमालय को, वह तो कोई दूसरा हिमालय नहीं कर पाएगा। तो ये जो रचनात्मकता है, यह है उसकी ओर एक तो शिशु में कुछ विशेष होता है जो वह लेकर आता है, और एक वह है जो उसके वातावरण से, उसके संस्करण से, उसके शीलन अनुपालन से, शिक्षा से उसको मिलता है और वो बृहत्तर हो जाता है। और तब हम या आप एक दूसरे के सामने न होते हुए अपने मानस के द्वारा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आप कहीं हैं, मैं यहां हूं, और मैं सिर्फ यहां नहीं वहां भी हूं, और आप जहां कहीं भी हैं उसके अलावा यहां भी हैं जिससे मैं बतिया रहा हूं। यह तब होता है जब ओम शांताकारं भुजगशयनं गगन सदृश्यम। अब शांताकारं, शांत आकार, भला आकार शांत या अशांत होता होगा? So what happens here?
there is a transference of sensories function कि जो 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 त्वचा स्पर्श करती है, जो कान श्रवण करता है, वो स्पर्श करने लगा है। जैसे महादेवी का नयन श्रवणमय, श्रवण नयनमय, सखी प्रिय क्या आने वाले हैं। तो कान त्वचा का काम करने लगती है, आंख का काम करने लगती है, आंखें सुनने लगती हैं। हालांकि कहते हैं कि सर्प आंख से सुनता है, इसलिए उसका एक नाम चक्षुश्रवा भी है। तो जो कलाकार है, उसके शिक्षण में, उसके सामाजिक दर्शन और परसेप्शन में सारी इंद्रियां गड्ढ-मड्ढ हो सकनी चाहिए, इतनी उसके बस में होनी चाहिए कि वह छुए से पहचान जाए, वह आंख बंद करके देख ले, वह यहां होकर वहां हो, जो वहां है उसको यहां महसूस कर सके। इतना बड़ा विस्तार आपको शमशेर की कविता में मिलेगा। और सिनेमा अभी उस लिहाज से बच्चा है क्योंकि साहित्य में कवियों ने अपने एहसास को शब्द और ध्वनि के द्वारा, संगीतकारों ने जहां तक पहुंचाया है, जहां तक पहुंचे हैं, उस पर धीरे धीरे सिनेमा आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकली तो मास्टर कर रहा है। देयर आर सम ग्रेट फिल्म मेकर्स जिन्होंने वहां आकार को या अभिनय को या अभिनेता के मात्र चेहरे को नहीं, वहां भी ध्वनि रंग को उससे कुछ अधिक दिया है, उससे बृहत्तर हो गया है। जहां भात का दाना सिर्फ भात नहीं रह जाता, जहां हमारा या आपका मिलना सिर्फ मुस्कुराना नहीं रह जाता, जहां शब्द मात्र ध्वनि नहीं रह जाती, बल्कि ध्वनि के बीच में जो मौन है, साइलेंसेस हैं, इसके प्रति तो ये यदि शिक्षा में हम अपनी पीढ़ी को इसके प्रति संवेदनशील बना दें और वो संवेदनशील हो, तो हमारे समाज में वह संवेदना आएगी। उस समाज में जब संवेदना आएगी तो हमारी जो रचनाएं हैं अब तक की, चाहे वो काव्य है, कविता है, संगीत है, हमारी मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज हमें हिंदुस्तान की बात तो करनी होगी, हमें यहाँ की बात तो करनी होगी, हमें आत्मा राम कॉलेज की बात तो करनी होगी, हमें अपना नाम राम गोपाल बजाज तो बताना होगा। लेकिन उसके बाद मैं राम गोपाल बजाज नहीं हूं, मात्र एक जीव हूं, और पता नहीं जीव भी कैसा हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। वहां हमें बुद्ध और महावीर और दार्शनिक और कहां गए हमारे हॉकिंस, कहां है आज वो, कहां है हमारे कृष्ण, और क्या नहीं है वो, कोई कह सकता है? किसी काल में, किसी चिदाकाश में, कहीं किसी रूप में वो है ही नहीं। ये अंतिम रूप से आज का विज्ञान भी नहीं कह सकता, ना ही आज का दार्शनिक और धार्मिक तो शायद ना ही कह पाए, चाहे वो किसी अंतिम फैसले की घड़ी का इंतजार करता हो। तब फिर सारी आत्माएं होंगी, फिर सारे मृत आत्माएं खड़ी होंगी फैसले के दिन के लिए। ये सारी कल्पनाएं हैं, ये सारे हमारे विश्वास हैं,
और साथ साथ हमारी ये जिज्ञासाएं हैं जिनसे समाज की रचना हुई है। और इस सब को लेकर के, इसकी अवेयरनेस, चेतना के साथ हम एक कविता कहते हैं। हम एक दूसरे को कहते हैं, सुनो, समझे? हाँ, नहीं समझे तो तेरी बुझवे नहीं करते हो। अरे बुझो ना, हम क्या कर रहे हैं। तो अब ये अच्छा क्या कर, तो ये जो अभिनय में एक तो उसका दैहिक आंगिक पक्ष है, दूसरा उसके मुखाकृति पर जो भी विकार और आकार आते जाते हैं, और स्वर में भेद आता है, लेकिन इस सबके साथ एहसास है। देयर इज अ सम काइंड ऑफ एहसास उसमें। अब यहां मैं लाना चाहूंगा कि ये सारे विस्तार के एहसास में एक कहीं सेंस ऑफ एनलार्जमेंट है जो सब एटॉमिक फैक्टर से आता है। आज जब बात करें तो हम एटॉम के ब्रेकअप की बात को छोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन, प्लूट्रॉन एंड क्या है वो, प्लूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ है, तीन है ना वो सब एटॉम। तो हाँ, तो वो उस तक जब जाते हैं तो उस विस्तार से आप एक आनंद का मुस्कुरा कौन रहे हो भैया, काहे को इसमें काहे की मुस्कुराहट है। यह जो फैलने की है, यह जो विस्तार की है, यह जो आनंद के बोध की है, यह आनंद का बोध हमने शरीर से नहीं दिया आपको। इस वक्त हमने कोई वीणा बजा करके भी नहीं दिया है, कोई चित्र दिखा करके भी नहीं दिया है, सेक्सुअल एक्ट से भी नहीं दिया है। मात्र एक विचार के चिंतन के बारे में दे करके, और आप भी उस विचार पर पहुंच करके जो विस्तृत होते हैं, ये जो आपका मानस का विस्तार है, उससे एक आनंद आ रहा है। वह फैकल्टी सब एटॉमिक है, और चाहे उसको ब्रह्म कह लें, हम परमात्मा कह लें, तो त्रिदेव कह लें, और इसका हमारे शिक्षा में, हमारे समाज में इसका ह्रास होना, इसका न होना हमारी कलाओं से संवेदनशीलता को कम कर रहा है, कर देगा, और समाज हिंस्र हो रहा है, हो चुका है, खतरा है। हम एक दूसरे की हत्या करने पर लागू हैं, हम बलात्कार कर रहे हैं, हम धर्म के नाम पर भी संहार कर रहे हैं, और इसलिए परफॉर्मिंग आर्ट्स के पास उस संहार, उस युद्ध, उस भयानक वीर से भयानक रौद्र रूप के अतिरिक्त, विभत्स के अतिरिक्त बच क्या जाएगा। ये खतरा है। इसलिए हमारे प्रजातंत्र, जो कि पूरी तरह से अभी प्रजातंत्र हो नहीं पाया है, लोकतंत्र विश्व में अभी तक विकसित हो रहा है, जिसको वो संख्या आधारित है, विवेक आधारित नहीं है। संख्या और विवेक के आधार का जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक समाज का संपूर्ण विकास, या कि लगभग विकास भी हम कैसे कहें, और ऐसे में उस शिक्षा को क्या कहें, और ऐसी स्थिति में परफॉर्मिंग आर्टिस्ट कहां से आएगा, क्या करेगा, किसको परफॉर्म करेगा।
इन प्रश्नों से के साथ मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। समय होता तो मैं कुछ और पढ़ करके सुनाता, सर लेकिन समय है अभी हमारे पास 1 बजे तक का समय है, तो समय है, आप अपनी बात रखें। अंत में हम कुछ मैं एक एक कुंवर जी की कविता सुनाता हूँ। जी जी जरूर। ये आत्मजयी से है। आत्मजयी लगभग 50-55 साल पहले प्रकाशित हुई थी। यह नचिकेता और वाजश्रवा और यम के बीच की बातचीत है, जो कठोपनिषद पर आधारित है। उसका एक अंश है, श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते। मैं पंडिताऊ बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें कि हमारी जो देवनागरी अक्षरों में और स्वरों में और कुछ अरेबिक में जो स्वर हैं वो उदात्त स्वर हैं। वो सहसा ही आपको विस्तार में ले जाते हैं। स्वर आ, तो वो सीमित नहीं रहता, विस्तार में जाता है। छा गई उसी क्षण मानो गहरी शांति, जिस समय नचिकेता ने अडिग ज्ञान का वर्ण किया। जिस पल शरीर की मांगों को स्थगित किया, माना जीवन केवल सुख की साधना नहीं, वह दिव्य शांति, अनवरत खोज, वह मुक्ति बोध उसको पशु सा केवल तन से बांधना नहीं। जो केवल तन से जिया, मूर्ख वह तन के मरते मरता है। हम वस्तु नहीं हैं, वस्तु स्थित। हम वस्तु नहीं हैं, वस्तु स्थित। सुख का पीछा जैसे अपनी दुम का पीछा करता कुत्ता, वह स्वयं स्वयं में अनुपस्थित। वह वर्ण नहीं, मानो खो देना था अपनी पहचान एक। आकार एक जैसे आकृति की शर्तों पर बाहर आए। आकार एक जैसे आकृति की शर्तों पर बाहर आए। संदर्भ रहित, पूर्वानुरागों से टूटा अस्तित्व, किंतु अपने को सिद्ध न कर पाए। नभ में भटके जल को थाहे, क्षण में त्रिकाल जीना चाहे। क्षण में त्रिकाल जीना चाहे, लेकिन अपने को पुनः
न सीमित कर पाए। यह एक अंश है, क्षण में त्रिकाल जीना चाहे। यह जो तत्व है, आप बताएं, आप जो जहां कहीं भी हैं, जो मुझे अ, अ, इस प्रत्यय रूप से दिख भी रहे हैं, जिसको वर्चुअल विजन कहते हैं, जो प्रत्यय हो रहा है कि आप हैं लेकिन नहीं है। आपको प्रत्यय हो रहा है कि मैं हूं लेकिन नहीं हूं, वहां नहीं हूं, यहां हूं। और यहां भी हूं, यह हमें प्रत्यय है कि हम हैं या नहीं, कौन जाने। इसी प्रकार जिस समय हम लोग ये आकाश मार्ग से बतिया रहे हैं, क्या कुछ स्मरण नहीं आ रहा? क्या कुछ कल्पना भी नहीं हो रही? और यदि कल्पना भी हो रही है, स्मृति भी हो रही है, तो वह मात्र वर्तमान काल कहाँ रहा? क्योंकि स्मृति तो गत है, पास्ट है, भूतकालिक है, और कल्पना भविष्यकालिक है। किंतु उसी क्षण में चूंकि स्मृति भी है और काल्पनिक भी है, इसलिए वह उसी क्षण में तीनों संश्लिष्ट है। यह जो कंप्रेशर है क्षणांश में, और उसका जो आनंद है, उसका बोध संभवतः उस प्लूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही होता होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। जैसे शमशेर जी की कविता, एक नीला दरिया बरस रहा है और बहुत चौड़ी हवाएं हैं। या अज्ञेय का, जैसे ओरी आत्मा, जैसे सागर सहता है अपनी विराटता को, तू भी अपनी मर्यादा को सह। सर्वेश्वर जी ने कहीं एक अलग ही तरह की पंक्ति लिखी, देह का धर्म है सहना और फिर नहीं रहना। और कबीर का वह कहना कि जहां अलह राम को बस नहीं, कबीरा की ओ स्नान। यह स्कंद गुप्त में प्रसाद जी का स्कंद कहता है, मुझे योगियों की समाधि, बौद्धों का निर्वाण और पागलों का उन्माद एक साथ चाहिए। यह जो अनुभूति तीव्रता है, जो अनुभूतिक तीव्रता हमें मुक्तिबोध के काव्य में ब्रह्म राक्षस का शिष्य और ब्रह्म राक्षस नाम की कहानी के अंत में मिलता है, ये हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये भी आना चाहिए। लेकिन आकर के क्या करेगा? यदि हमारी शिक्षा में शिक्षा के संवेदन में, सामाजिक संवेदन में, हमारे तथाकथित लोकतंत्र में, पूरे संसार के लोकतंत्र में व्यष्टि का
समष्टि से जुड़ाव नहीं है और उसके प्रति संयोग भाव नहीं है और उस तलाश में, जिज्ञासा में आनंद का तत्व नहीं है, जिसकी हत्या बादल सरकार के नाटक के अंत नहीं में उस पर प्रश्न आता है कि अच्छा, मान लो तुमने किसी और की हत्या नहीं की, लेकिन तुमने आनंद की हत्या की है। हाँ, आदमी ने आनंद की हत्या कर दी है। यदि आनंद ही की हत्या हो गई तो जिज्ञासा, ज्ञान, परफॉर्मिंग आर्ट, सिनेमा, रंगमंच, संगीत कलाएं और समाज और शिक्षा शास्त्र क्या करेगा? शिक्षा संस्कार का विस्तार, जो एक तरह से एथिकल एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, सदाचार का हिस्सा होना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। दूसरे के दर्द को लेना, उससे जुड़ना यदि हमारी शिक्षा का हिस्सा न रहा तो फिर कोई भी धर्म, कोई भी तंत्र और कोई भी कला रूप किसी काम का नहीं रह जाएगा। और आज हम उस खतरे को साथ साथ देख रहे हैं। बिल्कुल सर, कुछ प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लें उसे। जहां तक संभव होगा मैं यत्न करूंगा समाधान करने की, क्योंकि मैं भी तो प्रश्नों से जूझ रहा हूं। जी सर, हम सब प्रश्नों से जूझ रहे हैं और ये जूझना जो है ये अपने आप में हमारी सक्रियता की निशानी है। तो सर एक प्रश्न आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप जितने रंगमंच के हैं उतने ही आप साहित्य के भी हैं। दिनकर से लेके कुंवर नारायण, कुमार अंबुज तक की तमाम जो आपकी कविताओं का पाठ अब तो जहां यूट्यूब पर उपलब्ध है उसे देखता हूं। तो एक पाठ करना एक अभिनेता के लिए अलग बात होती है, लेकिन उस कविता में डूब करके पूरी संवेदना को उतार देना ये सबके बस की बात नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो परफॉर्मिंग आर्ट है, नाटक है, सिनेमा है, इसमें साहित्य की क्या भूमिका है, जो क्या आज वो भूमिका दिख रही है, निभाई जा रही है? प्राथमिक है। मैंने संभवतः बातचीत करते हुए ये कहा कि जब वॉवल यानी स्वर से मानव प्राणी ने जब व्यंजन पाया था, वहां से शब्द बनने शुरू हुए थे। यहां शब्द में ध्वनि के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, ध्वनि के अतिरिक्त व्यंजक ध्वनि जो एक विशेष रूढ़ अर्थ भी रखती है और व्यंजना पूर्ण अर्थ भी रखती है। तो ये संभवतः जो व्याकरण और अलंकार और काव्य अलंकार साहित्यालोचन के विद्यार्थी रहे होंगे, जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं यहाँ, तो समझ पाएंगे कि स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन, ह्रस्व और दीर्घ, महाप्राण और अल्प प्राण, यह जब आता है और शब्द के साथ अर्थ आता है, तो अर्थ के साथ जितने हम हैं उससे अधिक होता है ना, क्योंकि अर्थ हम में लिप्त है, हम में
हम में गुप्त है, और हमारे अंदर गुप्त होने के अतिरिक्त भी हमारा अर्थ है, जिसको हम स्वर और व्यंजन के द्वारा, फिर भंगिमा के द्वारा या कि प्रसंग के द्वारा व्यक्त करते हैं, और जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, जो श्रोता है, वह उस प्रसंग के द्वारा उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण करके उसका संदर्भ या तो विस्तृत हो जाता है या संकुचित हो जाता है। और दूसरा, मैंने अभिनय की क्लास में कहा हुआ है कि सारी संस्कृति में एक ही क्रिया विद्यमान है, संकुचन और विस्तरण। ये लगातार होता ही रहता है। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, ये मैटर में भी हो रहा है, पदार्थ में भी हो रहा है, हवा में भी हो रहा है, जड़ जंगम चेतन सब में हो रहा है। और इसका एहसास इसमें साहित्य, दर्शन, संवेदन और जो मूल जीव की जिज्ञासा है, जिसको हम कह लें कि हमारे जेनोम का, जेनेटिक्स का हिस्सा है वह, और जेनेटिक मेमोरी भी होती होगी। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जीन्स में मेमोरी नहीं है? अगर मेमोरी नहीं है तो उस जीन से वही पैदा होगा और उस जीन से ये पैदा नहीं होगा, और तो समान होते हुए भी उसमें कुछ और नया विलक्षण आता है। इस पर शोध चल रहे हैं ना विज्ञान में, ऐसे ही शोध चलेंगे रस सिद्धांत में। और मैंने कहा कि अब सिर्फ शांत रस ही नहीं है, भक्ति रस ही नहीं है, नौ रस ही नहीं है। रस से यदि हम पद उधार लें तो मैं कहूं कि एक प्रबुद्ध रस भी है, प्रज्ञा रस भी है, जो चिंतन के स्तर पर चिंतन से जुड़ता है और चिंतन का ही आनंद प्राप्त करता है, जिज्ञासा और अज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में, और उससे आनंद की प्राप्ति करता है, और वह एक अलग रस है। हाँ, मैंने कोशिश की कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रतिभागी अगर खुद प्रश्न पूछना चाहते हैं राम गोपाल बजाज जी से, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, जोगेंद्र चौबे ने आज मुझे फोन करके कहा था कि सर मैं रहूंगा आज, वो मुझे कहीं कोई चुनौतीपूर्ण प्रश्न ना कर दे, क्योंकि बहुत होशियार है वो। बहुत श्रीधरम जी, अरविंद कुमार मिश्रा जी ने और योगेंद्र चौबे जी ने हाथ ऊपर किया उठाया है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा अरविंद कुमार मिश्रा जी आप अपना प्रश्न पूछिए, इसके बाद योगेंद्र चौबे जी पूछेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। सर ने जितने गहरे अर्थों में सिनेमा पर व्याख्यान दिया, उसके बाद तो सबसे पहली बात ये हुई कि मैं पर्सनली, निजी रूप में शब्दहीन हो गया। और सिनेमा के बारे में अब तक जितने कार्यक्रम हुए और तब जो लेक्चर्स हुए उनमें हम लोग लड़ते झगड़ते रहे कि सिनेमा वास्तविकता को कितना दिखाता है, वास्तविकता को कितना नहीं दिखाता है। लेकिन सर का व्याख्यान सुनने के बाद लगा कि वास्तविकता तो शून्य है, जैसा कि यूगोस्लाविया के फिलोसोफर ने कहा कि वास्तविकता तो शून्य है, और लगा ने कहा कि भाई आप जो पर्दे पर देखते हैं वो वास्तविकता नहीं, वास्तविकता का पुतला है। और हमें लगा कि अब तक जो हम सिनेमा के बारे में सोचते रहे कि सिनेमा ये है, सिनेमा वो है, सिनेमा में चरित्रों की एक भूमिका होती है, रंगों की एक भूमिका होती है, कैमरा ये करता है, वो करता है, लगा कि सब कुछ शून्य है। तो क्या वास्तव में सिनेमा को गहरे अर्थों में देखने के लिए, और जिसे हम समाज शिक्षा कहते हैं, उससे वास्तविक रूप में जोड़कर समझने के लिए पहले तो व्यूअर्स जो उन्हें भी एक शून्य से यात्रा शुरू करनी चाहिए, और दूसरा क्या सिनेमा को खुद शून्य से लौटकर जब सिनेमा बनेगा या एक निर्माता डायरेक्टर बनाएगा तभी जाकर सिनेमा पैदा होगा? नहीं, बहुत सारे उसके स्वरूप हैं, बहुत कुछ बहुत सीमित अर्थों में भी हो सकता है, क्योंकि जीवन हम जीते वक्त सिर्फ कई बार सिर्फ चाय पार्टी भी तो करते हैं। तो चाय पार्टी में जब मिलते हैं
और हंसी ठट्ठा करते हैं, उस करते वक्त भी और क्या कुछ होता है उसको जो पकड़ लेता है डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला भी। जैसे मैं खास करके 2 फिल्मों का विशेष आपको रेफरेंस दूंगा। इलिया कजान की फिल्म विवा ज़ापाटा, या कि मैं नाम भूल रहा हूं, एक फिल्म है स्पेस ओडिसी 2001। अब स्पेस ओडिसी 2001 ने जितना मुझे विचलित किया, उतना उतना ही बड़े-बड़े शास्त्रों ने और ऋग्वेद की सृष्टि की ऋचा ने किया। वैसा ही मुझे कई बार कृष्णार्जुन संवाद में ने जैसा कई बार विचलित किया। और जैसे आरंभ में कुरुक्षेत्र में वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा नौजवानों के लहू का मोल है, जो आप तो लड़ता नहीं कठवा किशोरों को मगर, आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा पर गई बचलाज सारे देश की। ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई, कि केवल आवरण मात्र उस कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि चलती आ रही सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। अब इस तरह के प्रश्न चाहे वो टैगोर के हों या मुनि वाल्मीकि के हों या दिनकर के हों या मुक्तिबोध के हों या कुंवर जी के हों या शेक्सपियर में भी कई जगह है, तो ये सिनेमा में भी है, ये विवा ज़ापाटा में भी है, ये स्पेस ओडिसी 2001 में भी है, बहुत कुछ पोलिश सिनेमा में भी है, बहुत मेरे से नाम छूट जाएंगे क्योंकि मैंने उसका बहुत विस्तार में अध्ययन नहीं किया है, तो इसलिए या कि कैसे जब वो तीसरी कसम में जो वो राज कपूर के स्वर में मुकेश पीछे से गाते हैं, वो जो गायन है और वह जो दृश्य है, वो आपको जो दृश्य दिखता है और दृश्य से परे ले जाता है, वहां रखता भी है और परे भी ले जाता है, वह आपको विस्तृत कर देता है, विचलित कर देता है। जो आप एक बहुत श्रृंगारिक दृश्य देखते हैं, बहुत काम वासना का दृश्य देखते हैं, कामुकता को बढ़ाने वाला दृश्य देखते हैं, तो एक वह है जो आपको सिर्फ वहीं रखता है और दूसरा वह है कि उससे परे भी ले जाता है। जैसे वाटिका में जानकी के द्वारा राम का प्रथम दर्शन, या कि सीता की छवि की सुंदरता का वर्णन, छवि घर जिम छवि दीप शिखा जिम बरई। अब यह जो खूबसूरती का वर्णन है, या कि वो जो कौन सी पेंटिंग है यार, लूब में लगी हुई मुस्कुराती हुई, उसको मैं नाम मोनालिसा। अब मोनालिसा की मुस्कुराहट, आप ये कहेंगे कि वो जो युवा इतनी सुंदर स्त्री जो पता नहीं थी या नहीं थी, लेकिन वो थी या नहीं थी ये कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है क्या? महत्वपूर्ण तो ये है ना कि उसकी मुस्कुराहट से आप बंध जाते हैं और आप सोचते से रह जाते हैं। जैसे रामचंद्रिका में तुलसीदास का वर्णन है, अवधेश के द्वार सकारे गई, ले गोद के भूपति लय निकसे, देखिए सोच विमोचन को ठग सी रही, जे न ठगे धिक से धिक से धिक से। तो ये या विद्यापति
जिसमें वो सखी पूछती है कि अच्छा तुम उनसे मिलके आई हो, बता ये तेरा अनुभव कैसा रहा रात का। सखी की पूछसी अनुभव मोय। हाँ, सखी की पूछसी अनुभव मोय, जन्म आकारत रूप निहार नैन न तिरपित भेल, तिले तिले नूतन होए। क्यों मैं उस सुख का और उस आनंद प्रेम का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि वो तो क्षण क्षण नया होता जा रहा था। So by the time you try to express and describe, the experience has gone beyond. जिसको चॉम्स्की ने 80s में कहा कि the word is subversive of its meaning, कि शब्द जब तक आप कहते हैं तब तक आपको लगता है कि जो आपका अर्थ था वह तो छूट गया, फिर आप कहते हैं कि अच्छा नहीं नहीं मेरा मतलब ये था ऐसा नहीं, अच्छा फिर से मैं कहता हूँ, आप फिर से कहते रहते हैं। आगे की इस प्रसंग में एक कविता है, कन्हई ने प्यार किया, एक नहीं बहुत सी गोपियों को प्यार किया, एक नहीं 1000 बार किया, बार बार किया। उसमें एक पंक्ति है कि एक ही बार में उस सब पूरा प्यार कर लिया होता तो दूसरी गोपी से वो प्यार किया ही क्यों होता। इसी तरह से कवि ने कविता लिखी और एक ही विषय को देता रहा विस्तार। यदि एक ही कविता में या चौपाई में वह विषय अट गया होता तो कवि दूसरा पद ही क्यों लिखता। तो ऐसे ही ईश्वर भी सृष्टि कर रहा है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, कम वक्त करता जा रहा है। माफ करना ईश्वर अगर तू है तो। बिल्कुल जी, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अगला प्रश्न योगेंद्र चौबे जी से लेता हूँ, फिर डॉक्टर अमित कुमार का। मेरे से वो नहीं होगा करना कुछ अभी। रिजो योगेंद्र जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं सुनता हूँ, मैं चुप रहूंगा सर। अच्छा नहीं, ठीक है। हम ये यंत्र को थोड़ा कम समझते हैं, मंत्र को समझने की कोशिश कर रहा है। जी आवाज आ रही है। हाँ योगेंद्र जी, तू रुक जाओ, खत्म होने वाला है। बंद कर दीजिए। योगेंद्र जी आप अगर किसी लाउड स्पीकर पे हैं या ऑडियो आउटपुट पे हैं तो हम माइक बंद करें क्या? रिजू आ गया वो कर दे। नहीं सर आपका ठीक है सर, आपका रहने दीजिए। ठीक, रहने दीजिए क्या। वो योगेंद्र चौबे जी एक प्रश्न जिज्ञासा रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हाँ जोगी सर, आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है सर। और सच में ये थोड़ा मैं जानना चाह रहा था कि कला के लिए है या समाज के लिए, ये एक बड़ी लंबी बहस है, वो हमेशा चलती आई है और शायद चलती भी रहेगी, दो अलग अलग। लेकिन क्या जो हमारी जो अपनी भारतीय परंपरा है, क्या उसके मूल में सामाजिक चेतना को जागृत करना, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, वो उसके मूल पे है, जिसमें कि जैसे कि अगर हम नाट्यशास्त्र का भी ले, जो हमने आप लोगों से सीखा है, उसके मूल चेतना में भी है कि हम लोगों को शिक्षित करें। तो क्या जो हमारी कलाएं हैं वो हमारी अपनी सामाजिक चेतना को विकसित करने को महत्वपूर्ण माना है उस हमारी भारतीय परंपरा में, वो मैं जिज्ञासा था। व्यक्ति समाज के लिए है या समाज व्यक्ति के लिए, इस प्रश्न से बात को शुरू करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति की रक्षा समाज में, जिस समाज में नहीं होती उसमें व्यक्ति क्यों आए? क्योंकि व्यक्ति जीव के रूप में पैदा हुआ है, समाज के रूप में नहीं। लेकिन जीव समाज में पैदा हुआ है, इसलिए वह उससे पूर्णतया मुक्त भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि जीव जंतु इस धरती पर, इस प्रकृति में पैदा हुए हैं, तो क्या वो प्रकृति को काट ले? और या इसलिए प्रकृति को अधिकार है कि वो उसको समाप्त कर डाले? ये पारस्परिक है, लेकिन मूलतः परमाणु परम है,
पृथ्वी नहीं। जीव परम है, जीवात्मा ही परमात्मा है, समाज नहीं। समाज परमात्मा नहीं हो सकता। योगी व्यक्ति हो सकता है, समाज नहीं। लेकिन विस्तार व्यक्ति का अगर नहीं होगा तो व्यक्ति परफॉर्म किसके लिए करेगा, किसके सामने करेगा? वो पारस्परिक है। वह पारस्परिकता जिसके लिए जीव एक परिवार में, एक गोद में पैदा होता है, अब इस अवस्था में आ गया है। लेकिन इसलिए मैंने बहुत पहले रेफरेंस दिया था बर्ट्रैंड रसल की, इसका ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल, व्यक्ति और सत्ता। जिस सत्ता में व्यक्ति को कुछ भी स्वातंत्र नहीं जीवन की, वह सत्ता कब तक रहेगी और वह सत्ता किसके लिए बनाई गई? यदि मेरा विकास नहीं है, यदि मुझे अनुभूति करने तक की अनुमति नहीं है, तो नष्ट हो जाए ये सारा समाज, भ्रष्ट हो जाए, जल जाए धरती, जले आसमान। लेकिन साथ साथ मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं ना, आप भी तो हो, ये दूसरा व्यक्ति भी तो है। दूसरा व्यक्ति ही मनुष्य ही नहीं है, दूसरा जीव भी है। उस जीव के प्रति भी मेरा दायित्व है। ये हमारे संस्कारों में जब हम ग्राफ निकालते हैं, श्वान भागे मया दातव्यम, काक भागे मया दातव्यम, जब हम यह करते हैं और जब किसी धर्म में कहा जाता है कि अगर तुम सोने के पहले, खाने के पहले अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम खा लेते हो तो पापी हो, तो यह धर्म का, सामाजिक आचरण का हिस्सा है, मूलतः कला का नहीं। और इस आचरण और इस संस्कार के आधार पर जो व्यक्ति है कलाकार बन सकता है। यदि उसको, मैंने बार बार कहा है, और वाल्मीकि का भी वो जो क्रौंच पक्षी की मृत्यु पर जो दर्द पैदा हुआ था, उससे करुणा पैदा हुई थी। और पंत जी ने भी कहा है ना, वियोगी होगा पहला कवि। हाँ, वियोगी होगा पहला कवि। तब वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जो दूसरे के दर्द से पसीजा ही नहीं, वह तो मनुष्य भी नहीं, बल्कि कई बार तो ऐसे दर्द को देख करके दूसरे पशु पक्षी भी ठहर जाते हैं यार। कुत्ता तक ठहर जाता है, और जो न ठहरे वो आदमी कुत्ता भी नहीं है। इसलिए कला मूलतः व्यक्ति के विस्तार के लिए है, व्यक्ति के संवेदना के विस्तार के लिए है। संवेदना के विस्तार में समाज, पूरा संसार, सिर्फ पृथ्वी नक्षत्र ही नहीं, ये चिदाकाश में सर्वाकाश समाये हैं। और चिदाकाश नट का सबसे बड़ा संस्कार है, भूमि है। इसलिए हमने शिव को, जो त्रिकाल में है, नटराज कहा है। और आपको ध्यान होगा, जो अपने वो कश्मीर वाले थे ना, रसाचार्य शिवोहम, जिन्होंने कहा था, मैं भी नाम, अभिनव गुप्त, हाँ, सच्चित आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूपम, सच्चित आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव का मूल जो अर्थ आप पाएंगे वो कल्याण है। तो जो सत्य, जो आनंद कल्याणकारी नहीं, वह आनंद कैसे होगा
जो आनंद होगा वो कल्याणकारी क्यों नहीं होगा। ये बैलेंसिंग एक्ट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मोटे रूप में कहें कि मनुष्य जीव ने धरती नक्षत्र पर बहुत जुल्म किए हैं। हमने सारी प्रकृति के सारे तत्वों को सिर्फ मानव के हित में मान लिया है, जबकि दूसरे जीवों का भी उस पर अधिकार है। यदि आप कुदरत को माने तो भी, और यदि किसी परमात्मा ईश्वर अल्लाह को माने तो भी, और नतीजा आप देख रहे हैं कुदरत क्या कर रही है। और इतनी संख्या बढ़ा ली है हमने इस बेचारे एक नक्षत्र पर, आपको रियलाइज हो गया, और आप अभी से मंगल पर भागने की तैयारी में हैं। मंगल किसी भी धरती से आए जीव के लिए मांगलिक नहीं होगा। अगर जो जीव धरती के लिए मांगलिक नहीं, वह मंगल के लिए मांगलिक होगा। सॉरी सर वैसे तो प्रश्न बहुत है, लेकिन अगर आप आदेश दे तो सिर्फ 2 लोग जो हाथ उठाए हुए हैं उनको मौका दे दे। यस, अमित कुमार जी, एकदम संक्षेप में माइक ऑन कीजिए और प्रश्न पूछिए सर से। नमस्कार सर। मेरे अकादमिक जगत में सर ये सबसे खूबसूरत क्षणों में से एक बनाने के लिए आपका धन्यवाद सर। ये बहुत ही लाजवाब लेक्चर है सर, और मैं जीवन भर इसे याद रखूंगा। मेरा एक प्रश्न था सर, वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर। जो लोग क्षेत्रीय प्रभाव के साथ आते हैं, एक्टिंग एज ए करियर परस्यू करना चाहते हैं, या बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और उच्चारण में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो सर क्या आपके पास कुछ टिप्स हमें ऐसा कुछ आप दे सकते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन वाले पैटर्न पे थोड़ी सी मेहनत की जा सके और क्षेत्रीय प्रभाव को कम किया जा सके। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, ये मैं भी पूछना चाहता था, क्योंकि आपने कहा है एक साक्षात्कार में कि मेरे घर की भाषा राजस्थानी थी, क्षेत्र की भाषा मैथिली थी, जी, शिक्षा की भाषा हिंदी थी, तो आप खुद कैसे निकले? तो अच्छा प्रश्न है। ये मैं निकला नहीं हूँ, मैं वही हूँ। हमरा अखनो में मैथिली में गप करो नीक लगे है। दोसर मारवाड़ी में भी मैं बात करता हूँ, राजस्थानी भाषा है मेरी घर की, और हिंदी मैंने अपने निर्मली विद्यालय में धीरे धीरे सीखी थी। फिर दरभंगा में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में हिंदी का छात्र था, और फिर नलिन विलोचन शर्मा अध्यक्ष थे हमारे पटना कॉलेज में, तो मैं एमए का छात्र था। वहां मैंने अलंकार शास्त्र और साहित्यालोचन वगैरह पढ़ा था। दर्शन भी मेरा एक विषय रहा। मैं मूल बात यही कहूंगा कि वर्णमाला पर लौटिए। अपना जो वर्णाक्षर है, वर्णमाला, क ख ग घ ङ अ आ इ ई, तो आप और दूसरे अपने जो आपके उच्चार में क्षेत्रीय हिस्सा है, वह तो आपकी गुणात्मकता है। अभी भी आप चाहे ना महसूस कर पाए, लेकिन मैं तो महसूस कर पाता हूँ कि मेरे बोलने में मेरी निर्मली मुझसे छोटी नहीं है। वो क्योंकि वह तो अपना असर रखेगी, और वह लेकिन हुआ ये है क्रमशः कि हम लोगों के बाल्यकाल में जिस तरह से अक्षर ज्ञान दिया जाता था, पहाड़े पढ़ते थे, ककहरा पढ़ते थे, या एक एक कम 1 2 दूनी 4 बारह खड़ी वगैरह तैयार करते थे। वह आरंभिक शिक्षा हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कुछ शायद व्यापकता के चक्कर में या टेक्नोलॉजी के चक्कर में कुछ हुआ है। क्या हुआ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कि आप अक्षर पर आपका अगर कमांड नहीं है, तो उसी अक्षर से तो ध्वनि है। क ख ग घ व,
क ख ग घ ङ, खग 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 क खग क च छ छ छ छ छ छ छ ठ ट ट ठ ट ठ ट ठ ड ढ न ड ढ न ठ। तो आप अपनी वर्णमाला को, एक्टर्स को दोबारा अपनी अपनी भाषा की जो भी आपकी वर्णमाला है, चाहे वो बंगला या देवनागरी या जो भी, उसको कमांड करें, क्योंकि आखिर यह जो अकूत असंख्य संख्या जिसको आप व्यक्त करते हैं एक जीरो और डॉट के माध्यम से, उसके मूलांक तो 9 ही है ना, 1 से 9 है और 0 है। इसी प्रकार आपकी जो वर्णमाला है उसमें शायद अंग्रेजी में 26 हैं, देवनागरी में कितने हैं मुझे अभी स्मरण नहीं है, लेकिन ये देवनागरी जो वर्णमाला है या उर्दू का अलिफ बेचे है, ये सारा वापस अभिनेता को उसका अलग उच्चार दीजिए, आप उसको कमांड कीजिए। कोई भी शब्द जो शब्दकोश में आएगा या किसी भी सेंटेंस में, डायलॉग में आएगा, आखिर तो कमबख्त बना उन्हीं अक्षरों से होगा ना। तो उस अक्षर की ध्वनि यदि आपने पहचान ली, पकड़ ली, और आपको मालूम है कि ये कहाँ जाएगा, हालांकि जैसा देवनागरी में है ऐसा संसार की किसी भी लिपि और भाषा में नहीं है, क्योंकि हमारी वर्णमाला बहुत वैज्ञानिक तौर से की गई है कि ये ओष्ठांग है, ये जिह्वा से बोला जाएगा, ये तालु से बोला जाएगा, कवर्ग, तवर्ग, पफ पफ बभमा, याराला व शाखा साहा, तो वो स्थान निश्चित। अब य श त, तो ये अभ्यास, और ये मैं अपनी एक्टिंग क्लास में अपने छात्रों को बताता था, और कईयों ने किया, कईयों ने नहीं किया। जिसने किया वो मेरे से भी आगे बढ़ा, जिसने नहीं किया वो अपने से भी पीछे गया। तो और मैंने अभी भी बताया कि स्वर में जब व्यंजन का संधान मनुष्य प्राणी ने कर लिया था कई लाखों साल पहले, सभ्यता का उदय वहां से हुआ है। आप कमबख्त अक्षरे को छोड़े दे रहे हैं, वर्णमाला को ही छोड़े दे रहे हैं। तो जिस वर्णमाला से शब्द बनते हैं उसको कमांड कीजिए, और आपका जो व्याकरण है, जो समास है, क्रिया है, सर्वनाम है, जिसमें वाक्य का जो विन्यास है, उसकी जो रचना है, जिसको अंग्रेजी में पार्जिंग कहते थे और वाक्य रचना में बदलाव कहते थे, ये भाषा की बनावट पर जाइए ना, भाषा विज्ञान में जाइए। भोलानाथ तिवारी की किताब आप लोग तो उसमें होंगे, उस सब पर जाइए। आचार्य रामलोचन शरण, हम लोग तो सख्त उनका व्याकरण चंद्रोदय पढ़ते थे। जी। तो और फिर दूसरे जो मात्रिक और वार्णिक का जो भेद है, ये जो हिंदी पढ़ाने वाले, जो अलंकार और ये सब पढ़ाने वाले हैं, उनसे लीजिए कि वार्णिक भेद और मात्रिक भेद क्या है अक्षरों का। तो इस पर आप जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मुझे सौभाग्य से, चूंकि मैं ऐसी जगहों का विद्यार्थी था, हमारे शिक्षकों ने, गुरुओं ने उस पर ध्यान देने के लिए कहा था, और मेरी अपनी जिज्ञासा थी कि यह कहाँ से निकलता है। और दूसरा संगीत, संगीत में जो सप्तक है, सारे ग म प ध नि सा, कि आप इसी क को क क का का कहाँ से बोल रहे हैं, उससे भाव, उसका जो स्वर है वो उसका विधान वहां से लीजिए। और फिर प्रोज में आइए, तब आपका जो राशनल ब्रेन काम करेगा। और जब स्वर में जाइएगा बिल्कुल, तो राशनल ब्रेन नहीं काम करेगा, भावतंत्र काम करेगा। हाँ,
बिल्कुल सर, अंतिम प्रश्न लेता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि अभी आपने चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय की बात की, और जब मैं भी 93 में वहां गया पढ़ने, तो अजीत कुमार वर्मा जी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ के भी लोग दिल्ली तक जाते हैं, राम गोपाल जी को देखो, रामेश्वर प्रेम को देखो। तो हाँ। अभी भी वो अजीत कुमार जी बहुत रामेश्वर हमारे ग्रामीण भी हैं। हम्म, हम रामेश्वर हमारे से 3 साल छोटे थे, और हम लोगों ने साथ साथ बचपन में बहुत सारी बदमाशियां की हैं, और पेड़ पर चढ़ करके एक खोते से दूसरे अंडे, उसमें वो कौन से अंडे किधर, ये सब करते रहते थे। तो मतलब बचपन की थोड़ी सी शैतानियां और जिज्ञासाएं, थोड़ा सा प्रकृति के साथ अब बच्चों को रहने का मौका नहीं मिल रहा है। जी सांदीपनी ऋषि की तरह से हम एक बार हम बोले थे किसी को, तो हम बहुत गरियाए गए। हमने कहा कि नेशनलाइज करना है भाई, तो ये का बैंक और सोना और कोयला को नेशनलाइज करते हैं, बच्चा लोग को नेशनलाइज कर दो। कि जो आने वाली पीढ़ी है 6-7 साल की होने के बाद, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो शिक्षण है, संस्कार है, वो राष्ट्र करेगा। वो हमारा जो बेहतर सोच है वह तो वो बच्चा ले लेगा। हम जो रोजाना झूठ और सब एक दूसरे से ठकैती करते रहते हैं, डकैती करते रहते हैं, चोरी चकारी करते रहते हैं, उससे बचेगा ना भाई। क्योंकि हम कहते हैं सच बोलो, और वो देखता है कि हम झुठियाते रहते हैं एक दूसरा से। अब आपको पता चला कि हम बिहारी हैं। जी बिल्कुल है सर। मेरे तो मैं उसको अंतिम हाँ सर, नीरज जी का अंतिम प्रश्न ले लेता हूँ। और मुझे गर्व है कि मैंने भी चंद्रधारी मिथिला विद्यालय से पढ़ा है, और आप जैसे लोग वहां से निकले हुए हैं, और मैं भी पीछे पीछे दिल्ली आ गया। तो नीरज जी, माइक ऑन कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ सर, मैं नाट्यशास्त्र सिखाता हूँ बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को। अच्छा। कहाँ से हैं आप नीरज जी, कहाँ से हैं ये भी बता दीजिए। मैं देवगिरी कॉलेज, हाँ औरंगाबाद देवगिरी कॉलेज नाट्यशास्त्र विभाग प्रमुख हूँ मैं। वहाँ पे नाट्यशास्त्र बच्चों को सिखाता हूँ। और जब से मुझे नाटक समझने लगा, तब से मैं आपसे जानता हूँ। आपके नाटक हमने देखे हैं, और औरंगाबाद में जब आए थे आप, तब से मैं आपसे परिचित हूँ। हाँ, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र विषय जो है वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में कंपलसरी करना कितना जरूरी है? क्योंकि हमारा माध्यम जो है, हमारी पीढ़ियां जो हम बनाएंगे, हमारा जो संस्कृति है वो नाट्यशास्त्र के थ्रू ही बढ़ेगी। हम सिर्फ बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नाट्यशास्त्र कंपलसरी सब्जेक्ट क्यों नहीं किया जाता यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में? ये करना कितना जरूरी है? और एनएसडी में एनएसडी की शाखाएं अनेक जगह पे खुली हुई है, तो उसका महत्व हम सामने देखने के बाद हर यूनिवर्सिटी में वैसा डिपार्टमेंट शुरू होना कितना जरूरी है? प्लीज मुझे इतना सर बताइए। सारे ये जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स हो, इसमें बेसिक फैलेसी है कि जिस विषय में आरंभिक शिक्षा है ही नहीं, उसमें सीधे पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी दिया जा रहा है। गलत है। लेकिन ये आवश्यक था, क्योंकि अब ये बात लंबी हो जाएगी कि पिछले 1500 साल का व्यतिक्रम है हिंदुस्तान का, जहां परफॉर्मिंग आर्ट, पर्टिकुलरली नृत्य और नाटक पिछड़ गया, और पिछड़ करके बचा तो भक्ति के रूप में या लोक रूप में कहीं बचा। हमारे शिक्षण का, ऊपर के समाज का वो हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि हमारे शासकों के धर्म के वह विरुद्ध पड़ता था। और अगर वापस आया भी नाटक हमारे यहाँ, तो उस वक्त आया जबकि, और वो अंग्रेजी शिक्षा काल में आया और अंग्रेजों के काल में वापस आया। इसलिए वह नाट्यशास्त्र को कहाँ से लाते, बल्कि आपकी प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा सब कुछ है।
यहाँ तक कि गाना बजाना भी है। गाना बजाना बहुत बड़ी चीज है, स्पोर्ट्स है, पेंटिंग है, अभिनय नहीं है, नाटक नहीं है। क्यों? जिसको बच्चा अपनी माँ की गर्भ से लेकर के आया है, ये बात मैंने बहुत जगह बार बार कही है, लिखी है, चीखा हूं उसके लिए कि हर कोई जो पैदा होता है वह नट पैदा होता है। नर्तक और नट, अभिनेता पैदा होता है हर कोई। कोई भी ऐसा नहीं है जो नट पैदा नहीं होता। वह जीवात्मा और एटॉमिक फैक्टर है, क्योंकि एटॉम में एक सब एटम जो है वो नाचता ही रहता है। ये आप स्टडी करके देख लीजिए। तो इसके साथ जो बच्चा पैदा होता है, जो तुरंत अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, हाव करता है, वो किसी रूप को देख करके अगर गोल बैलून को देखेगा तो ओ करेगा, और किसी लंबी चीज को देखेगा तो ए करेगा। तो वो देखे ना कि जो आउटर फॉर्म को वो वॉइस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये फैकल्टी जन्मजात है उसके पास, और वह आप उसको नहीं सीखने दे रहे हैं उसके बाल्यकाल में। ये डिनायल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट है, डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉर्न चाइल्ड है। इसलिए ये अगर प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा नहीं है तो सारी शिक्षाएं विदूषित हैं। मैं इससे अधिक क्या कहूं। लेकिन इसके पीछे हमारे शिक्षा शास्त्री, हमारा सारा राजतंत्र, गुलामी का दौर, इसको आपको विश्लेषण कीजिए कि आपके यहाँ वीर गाथा काल के बाद क्या है? भक्ति है, श्रृंगार है। जी जी। समाज या चिंतन कहाँ है? लेकिन उसी में बचे। संत साहित्य ने आपको बचा लिया, क्योंकि उन लोगों ने समझा कि अरे जाने दो, थोड़ा सा गाना बजा रहा है, पूजा कर रहा है, रहने दो, बच गए आप सारे। वरना सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, ये सब भाषाएं भी नहीं बचती। इसलिए इसको वापस जीवित करना है, करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना मनुष्य जीव जिंदा नहीं रहता। यार कुत्ता तक अभिनय करता है, आपने गौर से देखिए, बंदर को देखिए, कुछ दिखाता रहता है, इमिटेट करता है। ये जैविक फैक्टर है। और क्या आप या हम या आपकी माता जी या हमारी माता जी घर में जितना अभिनय होता है, कहीं होता है, बच्चा किससे सीखता है? और जितना अभिनय नेता करता है, अभिनेता करता है, तो वो अभिनेता कहाँ से सीखता है? इसलिए तारतम्य के साथ यदि इसका प्रशिक्षण हो तो बेहतर हो, आपका सिनेमा भी बेहतर होगा और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बियॉन्ड जाएगा, क्योंकि वो इमीडिएट इमिटेशन के बियॉन्ड जाएगा, सिर्फ उसकी नकल नहीं रह जाएगा। लेकिन क्योंकि एक हिमालय या एक बकरी का चित्र ठीक उसी तरह की बकरी बना देने से कौन सी क्रिएटिविटी है? लेकिन जरा सा यूं किया, आपने कहा बकरी, और आपके पास बकरी आ जाती है, और हर एक के पास अलग अलग बकरी आ जाती है। आपके पास आपके गांव की बकरी आती है, आपके पास किसी कसाई खाने की बकरी आती है। बकरी कहते ही तरह तरह की बकरियां आपके पास आती है। आम कहते ही तरह तरह के आम आपके पास आते हैं। यह जो एब्स्ट्रैक्शन एनिमेटेशन के ब्लास्ट करने की क्षमता है, यह तो कला में होनी चाहिए ना। बिल्कुल।
बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा रहा आज का हमारा सत्र। और हम तो समय से और पार भी चले गए और मन भर नहीं रहा, इतने प्रश्न हैं और इतना धन्यवाद और सब अभिभूत है। आपका जब मन करे तो प्रश्न किया कीजिएगा कि कुछ दिनों के बाद हम सितारों में होंगे तो वहां से आपको जवाब दिया करेंगे। हाँ, तो एक जो है एक स्पेशल सत्र आप देंगे हमको, एक हिंदी वाले में देंगे और एक मैथिली वालों के लिए देंगे, ये मैं आपसे वादा चाहता हूं। और आज इस मंच पर आत्माराम सनातन धर्म के मंच पर आप आए, हमारे टीम की तरफ से, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य की ओर से आपका बहुत जी सर 2 मिनट। हाँ सर आए। हाँ सर, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अद्भुत व्याख्यान दिया आपने और मैं तो अभिभूत हूँ। पहले ही मैंने कहा था कि आपके वक्तव्य और आपके व्याख्यान को मैंने पहले भी सुना है। और जो आपने एक शब्द में कहा कि मेरी निर्मली मेरी बोली में आज भी बसती है, तो परफॉर्मिंग आर्ट में समाज और शिक्षा सब कुछ इस एक पंक्ति में है। और वो मुझे उससे ही पूरे व्याख्यान का निचोड़ मिल गया। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको भावुक कर दिया याद दिला करके। और जिस तरह से आपने मनुष्य के आदिम विकास की यात्रा में स्वर से व्यंजन और को जोड़ करके और कला और समाज को भी जितने गहरे अर्थ में समझाया है, हम सब के लिए ये अनुपम व्याख्यान है। ये मतलब इसकी कोई बराबरी नहीं है। मैं क्या बोलूं, अमूल्य धरोहर है मेरे लिए भी, जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए, और हमारे कॉलेज के लिए, मेरे संस्थान के लिए। मैं पुनः हम सबकी तरफ से, कॉलेज की तरफ से और अपने मित्र और वरीय सहयोगी डॉक्टर जयदेव तनेजा जी की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने ही आपसे आग्रह किया था, उनकी तरफ से भी और पूरी हमारी आयोजन समिति सबकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अद्भुत, और जिस आनंद लोक में आप ले गए, सही मायने में मुझे तो लगता है कि शायद मैं आपका विद्यार्थी रहा होता तो मैं एक अभिनेता जरूर बन जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे एक बातचीत रखेंगे हमारे प्राचार्य जी, तभी मन भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। आप इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।